वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ की सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफिल्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 3 से 4 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम ने इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टोगेनो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लोब लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ है। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रेचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद
बाद की न्यायाधीश की सज़ा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे-गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हो हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी उत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके हाथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा गया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 3 से 4 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन
जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म 19 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज़ नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लोब लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैकमर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड के खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैकमर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को शोक सौंप भेजता है। वह अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी वह मानसिक क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हो हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं लेकिन रिचर्ड और
अर्धली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्स से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा गया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृत ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर
वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है, जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है, और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सैल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर्ग मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुकमूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छाशक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सज़ा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैक मर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हराने के लिए भी एक ड्रग बना दिया है। मैक मर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैक मर्फी दो वेश्याओं केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैक मर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैक मर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। और मैक मर्फी वन्य नशे में है और मैक मर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैक मर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैक मर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैक मर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्स से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच
से जगाया गया और ब्रेक शोर दे देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड्स डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफिल्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 3 से 4 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चैसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लोब लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं
की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सज़ा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड इस अवज्ञा के परिणाम स्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमज़ोर आवाज़ में के साथ बोल रहा था और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमज़ोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक्स और देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा गया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था।
फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म 19 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज़ नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम ने इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ है। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैक मर्फी व मानसिक क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड
हराने के लिए भी एक डर बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी उत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूरित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा गया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के
रेडल्फ फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैज्ञानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है, जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है, और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सैल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ है। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे-गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैक मर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हो हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैक मर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैक मर्फी दो वेश्याओं केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैक मर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैक मर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। मैक मर्फी वन्य नशे में है और मैक मर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैक मर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैक मर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैक मर्फी को अश्रुपूरित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है।
वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक शोरते देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड्स डोरिफ की सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफिल्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चैसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर्ग मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिक्सन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैकमर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैकमर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं
की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सज़ा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हराने के लिए भी एक ड्रग बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट्स से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक और देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था।
फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म 19 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज़ नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख अकादमी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टोगेनो के रूप में हताश डेल हार्डी जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणाम स्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को सौंप भेजता है। वह अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैक मर्फी व मानसिक क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड
हराने के लिए भी एक डर बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्धली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी उत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान है। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूरित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फॉर्मैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फॉर्मैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा गया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम ने इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के
रेडल्फ फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैज्ञानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है, जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है, और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सैल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड के खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैक मर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हो हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैक मर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैक मर्फी दो वेश्याओं केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैक मर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैक मर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। मैक मर्फी वन्य नशे में है और मैक मर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैक मर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैक मर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैक मर्फी को अश्रुपूरित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है।
वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फॉरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिल सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड्स डोरिफ की सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फॉरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफिल्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैज्ञानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैकमर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैकमर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं
की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सज़ा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे-गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हराने के लिए भी एक ड्रग बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अनअस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्स से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था।
फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म 19 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज़ नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम ने इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सैल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर्ग मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लोब लंबा बहरा मुकमूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैकमर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैकमर्फी खुद को रेचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी वह मानसिक क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड
हराने के लिए भी एक डर बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्धली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान है। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक्स तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट 3 से 4 मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम ने इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के
रेडल्फ फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैज्ञानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है, जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है, और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सैल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डी जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुकमूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ है। रिचर्ड मैक मर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैक मर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैक मर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हो हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैक मर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैक मर्फी दो वेश्याओं केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैक मर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैक मर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है और मैक मर्फी वन्य नशे में है और मैक मर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमज़ोर आवाज़ में के साथ बोल रहा था और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैक मर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैक मर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमज़ोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैक मर्फी को अश्रुपूरित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्ट से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है।
वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलोश फॉर्मैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिल सैम्पलन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड्स डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फॉर्मैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा गया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस से द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म सन 19 नवंबर सन 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। मैम ने इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैधानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रमुख प्रभुत्व है, जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सेल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ है। रिचर्ड मैकमर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैकमर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं
की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सज़ा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मेफ मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैक मर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद, जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैक मर्फी को शोक सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैक मर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है, जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है, लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड हो हराने के लिए भी एक दर्द बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अश्रुपूरित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्स से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक तोड़ते देखो, उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलसन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया। केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था।
फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन तट पर डेपो बे स्थान में ले रहा था। निर्माताओं के ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, एक वास्तविक मानसिक अस्पताल की फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह उपन्यास की शूटिंग भी थी। अस्पताल अभी भी संचालन में था और हालांकि फिल्म में देखी गई मूल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिल्म 19 नवंबर 1975 को रिलीज हुई थी और कई लोगों द्वारा इसे अब तक भी सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। वन फ्लेव ओवर द कुकूज़ नेस्ट अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 ईयर्स मूवीज़ के 33वें नंबर पर थी। सन 1934 में इट हैपेंड वन टाइम्स ऑफ के बाद फिल्म सभी 5 प्रमुख एकादशी पुरस्कार मुख्य भूमिकाओं में अभिनेत्री निर्देशक के लिए जीतने वाली दूसरी फिल्म थी। यह उपलब्धि सन 1991 तक की द साइलेंस ऑफ द साइलेंस के साथ दोहराई गई थी। इसने कई गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी जीते। सन 1993 फिल्म को यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया गया था और राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। इसके बाद बताया जाता है कि सन 1963 में शरद ऋतु के रेडल फार्मिंग में एक 15 वर्षीय लड़की के वैज्ञानिक बलात्कार के ओरेगन कार्य फार्म पर वह पागल होने का नाटक करती है ताकि खुद को एक मानसिक संस्थान के लिए स्थानांतरित कर सके और कठिन परिश्रम से बच सके। वार्ड ने हेड नर्स मिल्ट्रेड रिचर्ड्स का प्रभुत्व है जो उस ठंडी निष्क्रियता आक्रामक अत्याचारी है जो अपने रोगियों को डराती है और वह अन्य रोगियों में युवा चिंतित हकलाने वाले बिली बिबिट शामिल है। चार्ली चेसविक जो गुस्सैल स्वभाव का है और वह भ्रमपूर्ण बच्चे जैसी मार्टिना मुखिर अरिस्टो के रूप में हताश डेल हार्डिंग जुझारू और अपवित्र मैक्स टेबर्ग मिर्गी जिम सेफलेट और ब्रूस फ्रेडरिकसन शांत लेकिन हिंसक दिमाग वाला स्केल लंबा बहरा मुख मूल अमेरिकी चीफ ब्रोमडेन और कई अन्य पुरानी स्थितियों के साथ हैं। रिचर्ड मैकमर्फी की जीवित विद्रोही उपस्थिति को अपने अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जिसका जवाब वह मरीजों की सिगरेट को जब्त करके और राशन देकर और उनके कार्ड खेलने के विशेष अधिकारियों का निलंबित कर देता है। और वह मैकमर्फी खुद को रिचर्ड के खिलाफ इच्छा शक्ति की लड़ाई में पाता है और वह एक स्कूल बस चुराता है, कई रोगियों के साथ प्रशांत तट पर मछली पकड़ने वाले के लिए भागता है और उन्हें अपनी क्षमताओं की खोज करने के लिए आत्मविश्वास खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अर्दली द्वारा उसे यह बताने के लिए बाद की न्यायाधीश की सजा उन लोगों पर लागू की नहीं होती है जिन्हें आपराधिक रूप से पागल समझा जाता है। मर्फी भागने की योजना बनाता है और चीफ ब्रोमडेन को एक खिड़की के माध्यम से हाइड्रोथेरेपी कंसोल को फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता चलता है कि मैकमर्फी चीफ के केवल गैर पुराने रोगी हैं जो संस्था के लिए अनिश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। उनमें से बाकी आत्म प्रतिबद्ध है और किसी भी समय जा सकते हैं लेकिन ऐसा करने से डरते हैं। चेसविक के फिट होने के बाद और अपनी सिगरेट की मांग करने के बाद जिसे रिचर्ड द्वारा राशन दिया गया था, मर्मी अर्दली से लड़ता है और चीफ हस्तक्षेप करता है। रिचर्ड्स इस अवज्ञा के परिणामस्वरूप चीफ चेसविक और मैकमर्फी को सौंप भेजता है। वे अपनी सजा का इंतजार करते हुए मैकमर्फी चीफ को गेंद की एक छड़ी प्रदान करती है जिससे पता चलता है कि वह बोल और सुन सकता है। किसी के साथ उलझने से बचने के लिए अपने बहरे गूंगे होने का नाटक किया। इलेक्ट्रोकॉन्विक्स थेरेपी के अधीन होने के बाद मैकमर्फी मानसिक क्षतिग्रस्त होने का नाटक करते हुए वार्ड में लौट आता है लेकिन फिर पता लगता है कि उपचार से उसे रिचर्ड
हराने के लिए भी एक डर बना दिया है। मैकमर्फी के चीफ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड और अर्दली रात के लिए चले जाने के बाद अपने दोस्तों के लिए एक गुप्त क्रिसमस पार्टी देने का फैसला करते हैं। मैकमर्फी दो वेश्याओं, केडी को और रोज के शराब से बोतलों के वार्ड में ले आता है और वह इसकी अनुमति देने के लिए गार्ड टर्कल को रिश्वत देता है। पार्टी के बाद मैकमर्फी एक चीफ बिली को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए भागने की तैयारी करते हैं। बिली मना कर देती है, लेकिन कैडी के साथ तरीका मांगता है कि मैकमर्फी उसके साथ व्यवस्था करता है। और मैकमर्फी वन्य नशे में है और मैकमर्फी चीफ के साथ भागने की बजाय सो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद रिचर्ड ने गले में ब्रेस पहना हुआ था और कमजोर आवाज में के साथ बोल रहा था, और हार्डिंग से जब अनसस्पेक्टेड कार्ड्स फ्लेइंग का नेतृत्व करता है तो मैकमर्फी कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन नोटिस किया जाता है कि मैकमर्फी अनुत्तरदायी और शारीरिक रूप से कमजोर है। मस्तिष्क छेदन का पता लगता है, उसके साथ माथे पर चोट के निशान हैं। चीफ ने मैकमर्फी को अस्त्रपूर्वित रूप से गले लगाया और कहा है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो ताकि मैं उसका गला दबाकर हत्या करने से पहले। फिर वह हाइड्रोथेरेपी कंसोल का पार्स से उठाता है और उसे खिड़की के फाटकों के माध्यम से तोड़ता है। वह अकेले भाग जाता है और शेष सभी कैदियों को कांच से जगाया गया और ब्रेक और देखो उसे खुश करो। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट अमेरिकन मूवी के फैक्ट्स ऑफ रिव्यू। वन फ्लेव ओवर द कोयल्स नेस्ट सन 1975 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलोश फोरमैन ने किया था, जो केन केसी के सन 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जैक निकोलसन है, जो एक मानसिक संस्थान के लुइस फ्लेचर के साथ था, जो के कठोर नर्स की भूमिका निभाते हैं। इसमें मिली सैम्पलन, डैनी डेवटो, सिडनी लैरिस और विलियम रेडफील्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर लॉयड्स और ब्रैड डोरिफ के सहायक कलाकार भी शामिल थे। फिल्म का निर्देशक मिलोश फोरमैन ने किया। फिल्म की पटकथा लॉरेंस हुबेन और बो गोल्डमैन ने की। फिल्म आधारित थी कोयल के घोंसले के ऊपर से एक उड़ गया केन कैसी द्वारा पर यह आधारित फिल्म उत्पादित की साउथल जेट्स और माइकल डगलस द्वारा अभिनीत। जैक निकोलस, लुइस फ्लेचर और विलियम रेडफील्ड द्वारा इसको अभिनीत किया गया था। फिल्म का छायांकन हस्केल वेल्सल और बिल बटलर द्वारा किया था। संपादित किया गया रिचर्ड्स यू, लिंजी विलिंगमैन और सोल्डन कल्हान द्वारा। संगीत दिए गए जैक निथेस द्वारा इसका संगीत दिए। प्रोडक्शन कंपनी काल्पनिक फिल्में वितरित किया गया। संयुक्त कलाकार द्वारा रिलीज हुई 19 नवंबर सन 1975 को। फिल्म का कार्यक्रम 133 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। इसका बजट $3 से $4 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 163.3 मिलियन तक की कमाई की। फिल्मांकन जनवरी सन 1975 से शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सलेम, ओरेगन और आसपास के क्षेत्र के साथ साथ उत्तरी ओरेगन